अब लेट्स टॉक अबाउट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। अब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, चलो भाई सुनो ध्यान से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में, है ना। हमने पढ़ लिया डाया के बारे में, डाया और पैरा के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो डाया क्या करता है, डाया एक एक्सटर्नल मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में डाया एक उल्टा मैग्नेटाइज यानी उल्टी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव की होती है। समझ में नहीं आया। रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन वन होती है ना, छोटी होती है बहुत उसकी, ठीक है। तो वही बात करते हैं। अच्छा, जो डाया होता है वो जिस मीडियम में उसे रखें, मतलब जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उसे हम, उस एरिया में वो मैग्नेटिक फील्ड को वीक कर देता है, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। वही अगर हम बात करें पैरा की, तो पैरा क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होता है जो थोड़ा सा मैग्नेटाइज होता है, यानी मैग्नेटाइजेशन के सपोर्ट में काम करता है, लेकिन बहुत कम करता है। अगर आप उसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखोगे तो वो थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वही अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, तो ये स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो ये मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। अब स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएंगे तो डेफिनेटली इनके अंदर ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि पैरा की ससेप्टिबिलिटी बहुत कम होती है। पैरा की ससेप्टिबिलिटी कम होती है। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, ऐसा मटेरियल विच सपोर्ट्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड या मैग्नेटाइजेशन, जो मैग्नेटाइजेशन को सपोर्ट करता है, यानी किसके कितने % चांस होते हैं मैग्नेटाइजेशन के। जैसे मैंने बोला एक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है, मतलब उसकी ससेप्टिबिलिटी है, मैं 1.5 बोलूँ, 1.0 बोलूँ, तो आप बोलोगे कि ये क्या करता है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, लेकिन ज़्यादा नहीं करेगा। और इसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए, जितनी ज़्यादा होती जाएगी तो हम बोलेंगे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, इसका मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा है। क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को हम साई एम से डिनोट करते हैं, दैट इज़ m/h। वैसे ऐसा भी बोल सकते हैं मैग्नेटाइजेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू h। जितना ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा, मैग्नेटाइजेशन उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों भाई, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी, मैग्नेटिज्म उतना ही ज़्यादा होगा। ये m = साई × h, ये कांस्टेंट हुआ। तो हर मटेरियल का अपना साई कांस्टेंट होता है, अपनी ससेप्टिबिलिटी कांस्टेंट होती है, लेकिन कुछ फैक्टर्स होते हैं जिन पर ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर होते हैं वो हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। तो H जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे, मैग्नेटाइजेशन उतना ज़्यादा होगा, अगर तो ससेप्टिबिलिटी तो नहीं ज़्यादा है, ठीक है। तो यही काम हमारे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है। अब लेकिन हम चलो बेसिक से बात करते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ऐसा क्या होता है जिससे ये इतना ज़्यादा मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। तो आंसर ये है कि इसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, अपना सेल्फ डाइपोल मोमेंट क्रिएट करते हैं अपने अपने, यानी इसके एटम्स क्या होते हैं, डाइपोल्स होते हैं, अपने आप में एक डाइपोल होते हैं। अगर उनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो अपना वो मोमेंट क्रिएट करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अगर हम जो छोटे डाइपोल्स होते हैं इनके अंदर, वैसे जनरली अगर मैं बोलूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में जो ये डाइपोल्स होते हैं, एटम्स के जो डाइपोल्स होते हैं, ये जनरली कैसे होते हैं। अगर मैं एक लोहे के पास मैं दूसरा आयरन लेके जाता हूँ, एक आयरन के पास दूसरा आयरन लेके आता हूँ, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन एक आयरन को मैग्नेट के पास लेके आता हूँ तो मैग्नेट उसको आयरन को अट्रैक्ट कर लेता है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि मैग्नेट के पास लाने से आयरन अट्रैक्ट हो गया, है ना। और वही आयरन अब दूसरे आयरन को अट्रैक्ट कर ले रहा है। क्यों भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक लोहा आयरन को रखा,
ये आयरन है, आयरन की बार है, तो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इसमें से होके जाएंगी। तो जिससे क्या हुआ, इसका ये एंड साउथ पोल बन गया, ये एंड नॉर्थ पोल बन गया। तो ये जो आयरन था ये क्या बन गया, एक मैग्नेट बन गया। इसने क्या किया, दूसरे आयरन को, अगर यहाँ पे एक आयरन की बार मैंने और रख दिया तो इसमें से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेंगी वो सामने वाले आयरन बार में जाएंगी, फिर उसको नॉर्थ पोल बना देंगी, सॉरी साउथ पोल बना देंगी, और यहाँ से ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, ये फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकल जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस छोटा होने चाहती हैं, स्ट्रेचेबल होती हैं बहुत, वो छोटा होने चाहती हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला आयरन जो बन गया एक मैग्नेट अभी के लिए, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपने पास, ठीक है। किस तरीके से अट्रैक्ट करेगा, एक दूसरा मैग्नेट बना करके उसको भी एक मैग्नेट बना देगा, है ना। लेकिन आयरन में ऐसी कौन सी खास बात होती है जिसकी वजह से वो एक मैग्नेट बन जाता है। तो आंसर ये है, आयरन के जो एटम्स होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं, छोटे डाइपोल्स होते हैं, और वो जनरली कैसे पड़े होते हैं किसी मटेरियल के अंदर, ऐसे नॉर्मली ऐसे पड़े होते हैं। ये डाइपोल मोमेंट्स है, ये डाइपोल्स बोलो, ठीक है बेटा, इस तरीके से पड़े होते हैं। अगर इनका मैं नेट निकालूं, क्योंकि भाई डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालता हूं तो रिजल्टेंट क्या होगा, इनका 0 होगा। रिजल्टेंट क्या होगा, इनका 0 होगा। अच्छा, अभी मैंने क्या किया, ये मटेरियल के अंदर है, ये एक मटेरियल के अंदर है। अभी मैंने क्या किया, इनको एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे बनाऊंगा मैं, इनके चारों तरफ एक मैंने सोलेनॉइड लपेट दिया, ठीक है बेटा, और उसमें जैसे ही करंट फ्लो किया मैंने, करंट फ्लो करने से एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना इसके अंदर। इससे क्या हुआ, ये सारे डोमेन्स, ये जितने डाइपोल्स थे सब के सब ऐसे सीधे हो गए, ठीक है बेटा। अब जितने भी डाइपोल्स थे सब सीधे हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इनके सबके डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, भाई डाइपोल मोमेंट कैसी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सब जब सारे वेक्टर एक सीधे लाइन में आ गए तो सब वेक्टर का एडिशन होगा, है ना। अब ये मैंने आपको एक करंट कैरिंग कॉइल पढ़ाया था मैंने आपको, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगा, डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगा, सामने की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, पीछे से एंटर करेगा, आगे से बाहर निकलेगा, तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा इसका सामने। तो ऐसा मानो ये छोटे डाइपोल्स हैं, इसके आगे नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसने भेजा दूसरे वाले के अंदर में, तो वो साउथ पोल में एंटर किया, फिर यहाँ से नॉर्थ पोल बाहर निकला, फिर साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल, फाइनली ये वाला एंड क्या बन गया, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल से क्या करती है मैग्नेटिक लाइंस, बाहर निकलती है। अब मैग्नेटिक लाइन को जाना कहाँ है, वापस साउथ पोल में जाना है, तो ये वाला एंड क्या हो गया, साउथ पोल बन गया। क्योंकि मैग्नेटिक लाइन छोटा रास्ता फॉलो करना चाहती है, सबसे छोटा रास्ता क्या है वापस जाने का, अपने पीछे साउथ पोल क्रिएट कर दो, ठीक है बेटा। तो ये वापस लौट जाती हैं और ये फिर से एंटर कर जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इन जितने डाइपोल्स हैं, ये डाइपोल्स हैं, इन्होंने बाहर के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से, यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड अप्लाई करने से ये सीधे हो गए। इनका ये सीधा अलाइन होना, इस अलाइन होने की प्रॉपर्टी को या इस चीज़ को हम बोलते हैं डोमेन्स। क्या बोलते हैं इनको हम, डोमेन्स। दीज आर कॉल्ड डोमेन्स। डोमेन कैसे बने, डोमेन कैसे बने, जितने भी एटम्स थे सब एक अलाइन हो गए ड्यू टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज कॉल्ड डोमेन। एक डोमेन में लगभग 10⁻11 एटम्स होते हैं। एक डोमेन में लगभग कितने होते हैं, 10⁻11 एटम्स। और जो इसका नियरली साइज होता है, नियरली साइज होता है कितना, लगभग 1 mm के बराबर होता है। एक डोमेन का लगभग जो साइज होता है लगभग कितना होता है बेटा, 1 mm के बराबर होता है। 10⁻11 एटम्स होते हैं। 1 mm तो काफ़ी बड़ा है, ठीक ठाक है, लेकिन उसके अंदर एटम्स देखो, बहुत सारे एटम्स हैं। हर एटम क्या करेगा, अपना अपना डोमेन तैयार कर लेगा, ठीक है, जिससे क्या बन जाएगा, एक मैग्नेट बन जाएगा। यानी मैं बोलूँ कि ये एक मैग्नेट है, कितने साइज़ का है, 1 mm साइज़ का है। कितने एटम्स हैं इसके अंदर, 10⁻11 एटम्स मिल करके एक डोमेन तैयार कर लेंगे, ठीक है बेटा। जनरली अगर हम बाहर का एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड ना अप्लाई करें तो जनरली एक डोमेन कैसा होता है,
तो जनरली किस स्टेट में होता है? तो डोमेन होता है, ये डोमेन जो जनरली स्टेट में होता है वो इस स्टेट में होता है। ये एक मोमेंट हो गया, एक डाइपोल मोमेंट हो, दूसरा मोमेंट हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। एक डाइपोल को डोमेन कहते हैं, इन सब को मिला करके मैंने बोला ना एक डोमेन में कितने एटम्स हैं, लिखा हुआ है ना मैंने, साइज भी बताया मैंने उसके अंदर। तो एक साइज में कितने, एक एम में कितने एटम्स हो गए? लगभग 10⁻11 एटम्स। जनरली ये डोमेन्स कैसे होते हैं? इसमें होते हैं। अभी क्या ये कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, मटेरियल के अंदर है या मटेरियल के बाहर निकला हुआ है? मटेरियल के अंदर है। अगर मैं इसके पास आयरन लेके आता हूँ, अगर मैं इसके पास आयरन लेके आता हूँ तो आयरन इससे चिपकेगा, आयरन से अट्रैक्ट होगा नहीं होगा? कैसे अट्रैक्ट होगा? इसको साउथ पोल बना देगा और इसको अपने पास खींच लेगा, समझते हो? ये वाला नॉर्थ पोल बन जाएगा, इसको खींच लेगा। लेकिन इसके पास मैं आयरन लेके आता हूँ तो क्या होगा? क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इसके पास? यानी एक मैग्नेट से दूसरा आयरन कब अट्रैक्ट होगा? जब वो एक मैग्नेट बन जाएगा, जब वो एक मैग्नेट बन जाएगा। तो एक लोहे को, एक आयरन को मैग्नेट कौन बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाती हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें एंटर कर जाती हैं, तो उसको साउथ पोल नॉर्थ पोल क्रिएट करती हैं, यानी अपोजिट पोल क्रिएट कर देंगी, जिससे वो मैग्नेट बन जाएगा और वो अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट से। लेकिन यहाँ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस डोमेन ने एक क्लोज पाथ बनाया हुआ है, ये अभी क्लोज डोमेन है, ये ओपन डोमेन है, ये डोमेन ओपन हो गया, ये क्या अभी क्लोज डोमेन है। इसको ओपन करना है तो क्या करना चाहिए हमें? इसकी चारों तरफ हमें एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड बना देना चाहिए। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड कैसे बनेगा? इसकी चारों तरफ मैं एक कॉइल लपेट दूं तो ये हमारा एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड हो गया। इससे ये डोमेन टूट जाएगा, ओपन हो जाएगा और फिर से डोमेन तैयार हो जाएगा, समझते हो? फिर से ये मैग्नेट बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? ठीक है। तो वेन एवर यू अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, या वेन एवर we kept a material into a magnetizing field and domains created into the material, then it will be a, then the material will be फेरो। क्यों भाई डोमेन्स बनाने की प्रॉपर्टी, डोमेन्स बनाने की कैरेक्टरिस्टिक किस में होती है? फेरो में होती है। फेरो ही डोमेन्स बना सकता है अपने अंदर, ठीक है। और जब भी हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वेन एवर वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेन एवर वी अप्लाइड ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, all the dipoles align itself in the direction of magnetic field, है ना। तो जितने भी डाइपोल होते हैं दे अलाइंस by applied external magnetic field, dipole align itself in the direction of magnetizing field। क्यों भाई, क्या इतनी बात सबको समझ में आता है? पता लगा सब बच्चों को? तो ये थोड़ी सी बातें हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता क्या है, क्या खास बात होती है, इतना सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरी बातें सुनो। ओके, अब डोमेन्स का तो हमें पता लगा, डोमेन्स कैसे काम करते हैं, ये सब अपने आप को अलाइन कर लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ज़रा हम बात करते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी की, म्यू आर की। ये एक बात हो गई हमारी, सारी बातें आप समझो इसको, ठीक है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं। सेकंड क्या हो गया, अगर आप रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करो, म्यू आर क्या होता है? म्यू अपॉन
म्यू नॉट। जो उसका म्यू होता है वो बहुत बड़ा होता है किससे? म्यू नॉट से। इसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस से बहुत ज़्यादा होती है। जब परमेबिलिटी फ्री स्पेस से बहुत ज़्यादा होगी तो आप ही समझो इसको मैं अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखूँ, इसको रफ कर दो ना बेटा, अगर मैं इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ, देखो ध्यान से, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैंने जैसे ही इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से लाया, मैंने नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्सटर्नल मैग्नेट से लेके आया। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब सीधी जा रही थी, लेकिन अब क्या देखा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब मुड़ गई इसमें से जाने, सब इसमें जाना चाहती हैं, क्योंकि एक स्ट्रेचेबल होने की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में। तो सब ये स्ट्रेच होकर के कहाँ से जाना चाहेंगी, यानी इस एरिया के अंदर, इस मटेरियल के अंदर, इस वॉल्यूम के अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर लेंगे, आपस में यहाँ से एंटर करेंगी। समझते हो बात को, है ना? तो पहले पूरे में मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ था, इस एरिया में कम था, लेकिन जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखा देखा मैंने, और जगह कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, इस जगह ज़्यादा हो गया। क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि इस मटेरियल ने यहाँ की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बढ़ा दी, इस जगह की क्या बढ़ा दिया, परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा कर दिया। यानी इस मटेरियल की परमेबिलिटी फ्री स्पेस, पहले फ्री स्पेस था, उससे परमेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है बेटा, अब आप ही सोचो, तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हुई, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर, जब म्यू बहुत बड़ा है म्यू नॉट से, तो रिलेटिव परमेबिलिटी किससे बहुत बड़ी होगी, यानी ये वाली क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है म्यू नॉट से, तो डेफिनेटली 1 से बहुत बड़ी होगी। और अगर हम साइम की बात करें, मतलब ससेप्टिबिलिटी की बात करते हैं अगर हम, दैट इज़ म्यू आर -1, एक ही तो कम होता है, तो तब भी आप देख सकते हो कि साइम विल ऑल्सो वेरी ग्रेटर देन 1। मैं बात समझ में आई नहीं, इतना क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम, सब कुछ क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक आई अबाउट द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कलश क्लियर हो गया? एक मिनट अभी स्टॉप कर लो। अच्छा बेटा, इसका एग्जाम्पल, इसके हट हो गया, ठीक, इसके एग्जाम्पल बताने रह गया था मेरा। तो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, ये सब मटेरियल को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये सब डोमेन्स क्रिएट करेंगे, ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, Fe, निकल, कोबाल्ट, Fe2O3, एल्निको, गैडलियम, ये सब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होते हैं व्हेन एवर वी कीप इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, ये सब के सब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और है, ये जो आयरन होता है, आयरन की बात करें, अगर हम आयरन या निकल कोबाल्ट की बात करते हैं हम, या एल्निको की बात करते हैं हम, तो अगर इनको हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जब तक हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये मैग्नेटाइज रहते हैं। जैसे हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 किया तो इनका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म। मतलब जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो डोमेन सब अलाइन हो जाएंगे। जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 किया, ये ओपन कर दिया हमने, तो सबके सब वापस उसी जगह पहुंच गए। ठीक है ना? इस चीज़ को हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, ये सीधा हो गया, है ना? इसको मरोड़ने को बोलते हैं, इसको मरोड़ना, है ना, घुमा देना है इसको बोलते हैं कोअर्सिविटी। क्या बोलते हैं हम? कोअर्सिविटी। ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया मैंने, तो पहले ये इस जगह पे था, लेकिन जब मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था तो ये ऐसा हो गया। लेकिन अब जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 कर दिया तो ये इस बार इस पोजीशन पर रह गया, यहाँ नहीं गया पूरा, कहाँ गया? यहाँ रह गया। तो इसका इसी जगह रिटेन रह जाना, रिटेन मतलब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना रह गया इसके अंदर, उसको हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। व्हाट इज दैट कॉल्ड? रिटेंटिविटी। अब कोअर्सिविटी, रिटेंटिविटी, दैट इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, फिर भी थोड़ा सा हमें इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम ट्रांसफार्मर के लॉसेस पढ़ेंगे, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर।
ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं, तो रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी की वजह से भी लॉसेस होते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कभी बैटरी मैंने ऐसे लगाई तो सारे ऐसे हो गए रिटेन, इस तरह डोमेन बन गया। अब मैंने बैटरी को उल्टा कर दिया तो अब डोमेन सब क्या हो गए, अब ये घूमेंगे, कोर्स होंगे, कोर्स मतलब मुड़ेंगे, ऐसे हो जाएंगे। फिर बैटरी मैंने उल्टी कर दी, फिर ऐसे होंगे, फिर उल्टी कर दी, क्या देखा, आयरन गर्म हो गया, आयरन गर्म हो गया, लोहा गर्म हो गया, है ना। तो इन डोमेन्स को बनाने में, डोमेन्स की डायरेक्शन चेंज करने में, एटम्स को उल्टा अपोजिट डायरेक्शन करने में, मरोड़ने में, कोर्स करने में, घुमाने में एनर्जी खर्च होती है। खर्च क्या होती है बेटा, एनर्जी। कोई फॉर्मूला है इसका, इसको घुमाने में एनर्जी खर्च होती है, वो कौन सी एनर्जी है, U बराबर माइनस के एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पढ़ा आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में आएगी, वो हीट के फॉर्म में निकलती है, इसको घुमाने में हीट एनर्जी बनती है, समझ। तो लोहा गर्म हो जाता है इस तरीके से, आयरन हीट हो जाएगा, ठीक है। और हीट की वजह से भी क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं। तो हीट के लॉसेस भी हम पढ़ेंगे आगे ट्रांसफार्मर में, क्योंकि ट्रांसफार्मर में कोर बनी होती है, कोर से ट्रांसफार्मर बनता है, और वो कोर किसकी होती है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की, आयरन की होती है, ठीक है। तब हम वहाँ पढ़ेंगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है मटेरियल के अंदर, कोर्सिविटी, और एक होती है रिटेंटिविटी। ये फिर भी मैंने आपको जनरली बता दिया है, आप इसको समझ के रखना, और इसके बारे में मैं अलग से एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो स्टॉप कर दो।